मेरे घर पे एक डॉग है, मुझे 2 दिन लगे थे उसको सिखाने को सिट, 4 दिन लगे थे सिखाने को शेक हैंड, और 15 दिन लगे थे सिखाने को कि गंदा कहाँ पर करना और कहाँ पर नहीं करना। 15 दिन में तो वो डॉग भी सुधर गया था। और हम ये कहते हैं नहीं नहीं सर, बरसों की आदत है, मैं कैसे तोड़ पाऊंगा, सर कभी किया ही नहीं है, कैसे कर पाऊंगा। अरे भाई 15 दिन में वो ट्रेन हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं। भारत के जाने माने लाइफ कोच, एंटरप्रेन्योर और कई बेस्ट सेलिंग किताबें इन्होंने लिखी हैं। लाखों लोगों को, मिलियंस लोगों को इंस्पायर करने वाले, प्लीज़ वेलकम स्नेह देसाई ऑन आवर शो। प्रिविलेज इज माइन। वाई सर? बहुत सारे लोग आपकी जर्नी ऑलरेडी जानते हैं कि आपने बहुत कम उम्र में शुरू किया था। अगर आप शॉर्ट में बता सकें कि वो क्या ट्रिगर पॉइंट था कि जहाँ से आपने ये तय किया कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल के साथ साथ बचपन से ही सेमिनार, वर्कशॉप्स, कोचेस, संत महात्माओं के बीच में रखा। वाव। तो मैं 4 साल की उम्र पे मेडिटेशन सीखने जा रहा हूँ, 7-8 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान रहा हूँ, 8 साल की उम्र पे लाइफ में पहली बार गोल चार्ट बना रहा हूँ, 9-10 साल की उम्र पे पब्लिक स्पीकिंग, 11 साल की उम्र पे योगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मुझे बहुत कम उम्र पे मिले और इस वजह से मैं बहुत जल्दी स्टेज पर आ पाया और लोगों के साथ ये बातें शेयर कर पाया। कई बार जिस उम्र में लोगों को खेलना कूदना पसंद रहता है, उस टाइम पे क्या आपका खुद का भी इंटरेस्ट बन रहा था? पेरेंट्स ने तो एक्सपोज किया, बट वर यू गेटिंग द इंटरेस्ट एज वेल? आपको क्या आकर्षित कर रहा था उसमें? मुझे एक्चुअली बड़ा मज़ा आ रहा था। उसका कारण ये है कि जब मैं सेमिनार्स में या कहीं जाता था एज अ स्टूडेंट, तो पहले वहाँ पर एक अच्छा सा सिग्निफिकेंस मिल रहा है और इतना छोटा बच्चा और सीख रहा है, और वो कोच या जो टीचर या गुरु भी हुआ करते थे हमेशा खड़ा कर देते थे कि भाई 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, उसकी तालियां मिलती थी। और जब लोगों को सिखाना शुरू किया तो लोग, मैं कितना अच्छा बोलता था ये तो मुझे नहीं पता, बट क्योंकि इतना छोटा बच्चा बोल रहा है और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसकी तालियां मिलती थी। तो शुरुआत तो वहीं से हुई और वो तालियों का जो मज़ा था शायद उसने मुझे पुश कर दिया। एक चीज़ मुझे बहुत बार फैसिनेट करती है, एक सवाल मैं कई बार अपने गेस्ट से पूछ के उसको जानने का प्रयास करता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपना पैशन बड़ी कम उम्र में आइडेंटिफाई हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत एज के बाद, कोई 40s में, 50s में। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसा मेथड हो सकता है जिससे कि लोग कम उम्र में अपना पैशन आइडेंटिफाई कर सकें? इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन। इसके ऊपर मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान के अंदर काबिलियत की कमी नहीं होती, मगर उसे कोई एक सब्जेक्ट को वक्त देने की ज़रूरत है। जैसे आप देखिए कि अगर हम सड़क से भी एक डॉग को घर लेकर आएंगे ना, तो उससे भी प्यार हो जाता है अगर उसे वक्त देंगे। राइट। आज मुझे लगता है कि लोगों का इशू ये है कि हर 2 महीने या 6 महीने पर है ना, वो अपना पैशन भी चेंज कर रहे हैं। बोले यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, चल कुछ और ट्राई करता हूँ, इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और ट्राई करता हूँ। नाउ आई एग्री कि 6 महीने में आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो आपको दूसरी चीज़ ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। बट मुझे लगता है जब तक आप एक चीज़ में गहराई में नहीं उतरेंगे, उसे साल, 2 साल, 5 साल नहीं देंगे, तब तक ये फिगर आउट करना कि इस काम के लिए आप बने हैं, ये संभव नहीं होगा। तो कुछ हिंट्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे थोड़ा आइडिया लगने लगे। जैसे कई बार कुछ काम में हम अच्छे होते हैं, कुछ कामों को हम एंजॉय कर रहे होते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं कि आप जो पैशन में होते हो तो आप थकते नहीं हो, बार बार करना चाहते हो उस काम को। तो कुछ हिंट्स या पैरामीटर्स आपको दिखते हैं इसके अंदर की जिससे कि एक फीडबैक मिल सके लोगों को? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात कही। मुझे लगता है कि जब कोई एक काम जहाँ पर आपका वक्त कहाँ पर बीत गया आपको पता नहीं चल रहा, उस प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे हैं, वो आपकी इमोशनल कुछ नीड्स फुलफिल कर रहा है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी आर ड्रिवन बाय आवर इमोशंस। तो अगर उसमें से हमें खुशी मिल रही है, उसमें से हमें कंट्रीब्यूशन का फीलिंग आ रहा है, उसमें से हमें लग रहा है कि हमारा कहीं ग्रोथ भी छुपा हुआ है, और वो हमें अपनी लाइफ में, करियर में एक सर्टेनिटी भी दे रहा है, तो जब वो नीड्स फुलफिल होने लगती है ना, तो मुझे लगता है कि वो एक फील हमें मिलता है कि हाँ यार ये काम शायद मेरे लिए सही है। और उसे दूसरे तरीके से कहूँ कि जब आप उस काम को पैसा मिले या ना मिले पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं, तो समझ लीजिए दैट्स द वन थिंग। सो हॉबी पैशन में क्या डिफ्रेंशिएशन रहता है? ये भी बहुत लोग कई बार पूछते हैं कि कई लोगों को हॉबी में भी मज़ा आता है,
तो उसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं? मेरे मुताबिक जैसे मेरी हॉबीज है, चलो भी क्रिकेट खेल लिया या स्काई डाइविंग कर लिया, हाँ। बट मैं उसे हर दिन नहीं कर सकता। पैशन मेरे लिए वो है कि जो मैं हर दिन कर सकता हूँ। और आज के ज़माने में ये कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा है कि पैशन को ही प्रोफेशन बना लो, हाँ। तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप काम भी कर रहे हैं। सो स्काई डाइविंग पे आपने बहुत सारी करी है। स्काई डाइविंग आप तो मेरे ख्याल से ट्रेन भी कर सकते हैं जी और खुद भी करते हैं विदाउट इंस्ट्रक्टर। तो क्या चीज़ है जिसने आपको स्काई डाइविंग की तरफ आकर्षित किया? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि 21 साल की उम्र पे एक इंश्योरेंस चेकअप हुआ था मेरा। तो एक हेल्थ कंडीशन सामने आई थी और उस हेल्थ कंडीशन में मुझे बहुत सारी चीज़ें मना करी गई थी कि भाई मैं 100-200 मीटर से ज़्यादा दौड़ नहीं सकता, 5 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना, हार्ट को प्रेशर नहीं देना, इस टाइप की लंबी चौड़ी कहानी है इसके पीछे। उसमें जो चीज़ें मना करी गई थी वो फिर मैंने एक चैलेंज उठाया कि अपनी फिटनेस को मैं इम्प्रूव करूँगा और करूँगा। और जिसमें स्काई डाइविंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट के ऊपर प्रेशर आने ही वाला है, आप चाहो या ना चाहो। तो उस सिलसिले में जैसे जैसे मैं अपनी फिटनेस इंप्रूव करते गया और हम लोग एक फॉरेन ट्रिप पर थे, मेरे साथ कुछ मेरे 54 पार्टिसिपेंट्स थे और वहाँ पर हमने 2013 में कहीं एक स्काई डाइविंग का एडवर्टीजमेंट देख लिया। तो दिमाग में चल तो रहा था काफ़ी टाइम से और सोचा चलो चेक कर लेते अपनी अब फिटनेस कैसी है। तो वो फॉर्म भी भरा था, उसमें सारी झूठ मूठ के हाँ कर दिए थे कि सब ठीक है। और इस तरह से शुरुआत हुई। पहला तो टैंडम जंप हुआ, मगर वापस आकर के इतना मज़ा आया, मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स मेरे पीछे गए, दे एंजॉयड इट। और मैं इंडिया वापस भी आ गया, लेकिन 1 महीने तक दिमाग में वही चल रहा था, नहीं यार इसको करना है, सीखना है और अकेले कूदना है अब तो। हाँ, दैट इज यस। क्योंकि इंस्ट्रक्टर के साथ मैंने भी किया, वो जो पहला जो फ्री फॉल रहता है वो इतना अमेजिंग, वो जो एड्रेनलिन रश होता है वो बड़ा अमेजिंग होता है। बट आपने खुद से जाके इसको आगे और परसू। जी, फिर मैं गया ट्रेनिंग के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ एंड अभी तक 280 से ज़्यादा जंप्स हो चुके हैं। मोर देन 280? यस। क्या बात है। और अलग अलग देशों में जाकर के मैं कभी कभार हंसते हुए कहता हूँ कि मैं सिटी टूर इस तरह से करता हूँ कि बस उस देश के ऊपर से कूद जाता हूँ और पूरा सिटी टूर हो जाता है मेरा। आपकी पर्सनैलिटी पे कुछ प्रभाव पड़ता है जब आप इतने अपने डीपेस्ट फियर को फेस करते हैं, ओवरकम करते हैं, तो क्या आपकी बाकी पर्सनालिटी में इसका प्रभाव देखते हैं आप? मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है सर कि ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं अपने फियर्स की वजह से ही रुके हुए हैं। लाइफ इज़ जस्ट अ डांस बिटवीन योर डिज़ायर्स एंड योर फियर्स। तो उसी के बीच में इंसान फंसा हुआ है, करना तो बहुत कुछ चाहता है मगर डर है नहीं हुआ तो। और जब आप लेट्स से बंजी जंपिंग कर पाते हैं, स्कूबा कर पाते हैं, कभी कभार आप अपने पार्टिसिपेंट्स को फायर वॉक, ग्लास वॉक करवाते हैं, या जो मैं भी करवाता हूँ, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि रीवायरिंग हो रहा है हमारे सिस्टम का। आवर ब्रेन हैज़ बीन डिजाइंड फॉर सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो वो हर जगह रिस्क देखता है और हर जगह रिस्क देखने के चक्कर में अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं दिखती है। राइट। और जब ऐसी सारी एक्टिविटीज आप करते हैं, स्पेशली इफ़ यू कैन डू स्काई डाइविंग, तो वो एक रीवायरिंग हो रहा है और आप अपने फियर के ऊपर उठते हैं, एक नया लेवल का फेथ क्रिएट होता है। और जहाँ पर फेथ है वहाँ पर स्ट्रेस, टेंशन या डाउट्स नहीं होते हैं। सो ट्रू। और आपके अंदर एक फीलिंग आ जाता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो एक रेफरेंस बन जाता है आपके माइंड के लिए, ऑलवेज इट कैन गो एंड रेफर कि यार ये भी तो कर लिया था। एब्सोल्युटली। और इसलिए मैंने अपने साथ अभी तक 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को स्काई डाइविंग करवाया भी है। हाँ। किसी का हाइट फोबिया था, कोई डिप्रेशन में थे, मगर जब वो वहाँ से वापस आते ना तो बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज वो लोग क्रिएट करते हैं। एंड मेरा पर्सनल एक बहुत बड़ा लर्निंग कहूँ या एक शिफ्ट कहूँ जो स्काई डाइविंग ने मुझे दिया था जी, दैट वाज लिविंग इन नाउ। अब जैसे किताब पढ़ना, पावर ऑफ नाउ एक अलग चीज़ होती है। यस। और एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाना, हर पल इस मोड में, इस पल में रह पाना आसान नहीं होता। जब आप स्काई डाइव करते हैं तो आप फ्यूचर में नहीं जा सकते, आप पास्ट में भी नहीं जा सकते, आप सिर्फ उसी पल में रह सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसने मुझे ये चीज़ का प्रैक्टिकल लर्निंग दिया। एंड मैं जैसे जैसे स्काई डाइव करते गया तो मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी समझ आई कि मैं कल सुबह उठूंगा या नहीं पता नहीं है। वैसे क्या होता है, हम लोग यंग होते हैं तो लगता है अरे बहुत लंबी ज़िंदगी है, कर लेंगे बाद में, क्या फ़र्क पड़ता है। बट मैं हर 3 महीने पे, हर क्वार्टर पे स्काई डाइव करने जाता था। अरे वाह। और उसने मेरी एक चीज़ की मदद करी कि भाई अगर किसी के साथ कुछ अनबन हुई है, कुछ चैलेंजेस है, कहीं किसी को सॉरी कहना बाकी है, कोई बात अधूरी रह गई है, किसी को प्यार जताना बाकी था, कुछ भी है, तो मैंने वो बोलना और एक्सप्रेस करना शुरू किया। अदरवाइज आई वॉज अ वेरी मच इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ अ गाय। आई वाज लाइक ठीक है, बताने की क्या ज़रूरत है। बट वो स्काई डाइविंग की वजह से वो शिफ्ट मेरे अंदर आया। आई बिकेम मोर एक्सप्रेसिव। प्रेजेंस की आपने अभी बात करी, पावर ऑफ नाउ,
और आई थिंक ज़्यादातर लोगों के जो दुखों का कारण ही यह है कि एक तो मेंटल सिमुलेशन होते हैं, एक मेंटल रूमिनेशंस होते हैं कि रूमिनेशंस में आप पास्ट को देख रहे हो और सिमुलेशन में आप फ्यूचर सिनारियो सिमुलेट करने लगते हो, और उसमें भी ज़्यादातर लोग नेगेटिव सिनारियो सिमुलेट कर रहे होते हैं. सो हाउ कैन एनीवन कल्टिवेट दिस स्किल टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, अपनी प्रेजेंस में रहना? आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? वैसे इसका एक फिलोसॉफिकल आंसर कहो तो ये है कि भी पास्ट हमारे मेमोरीज में है, यस, और फ्यूचर जो है वो हमारे इमेजिनेशन में है. इमेजिनेशन, तो एक्चुअली इस पल के अलावा हमारे पास कुछ अवेलेबल ही नहीं है. राइट. तो पहले तो इस बात का एहसास कि जब इस पल के अलावा कुछ अवेलेबल ही नहीं है तो क्यों दौड़ करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना है. राइट. दूसरा, एक छोटी सी टेक्निक जो मेरी मदद करी है, एंड दैट इज अपने ब्रेथ के साथ रहना. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके साथ, और अगर मैं इस बात का भी एहसास कर सकूँ दैट आई एम ब्रीथिंग राइट नाउ, इनहेलेशन एक्सहेलेशन पर मेरा ध्यान रहे, जो अलग अलग तरीके से है. ईदर आप नोस्ट्रल्स पर ध्यान रख सकते हैं, मे बी बेली के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, डिफरेंट लेवल पर वो फीलिंग होता है. बट अगर वो सटल फीलिंग के साथ आप रह पाएंगे तो मुझे लगता है कि इस पल में रहना आसान है. अपने आप को ऑब्जर्वर बना के रखना वो भी आसान है, और सिचुएशन से आप डिटैच भी रह पाते हैं. अदरवाइज तुरंत ही आप रिएक्टिव जोन में आ जाते हैं, कुछ भी आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, तब तुरंत वो एंटेंगलमेंट की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं. एक और आपने बहुत प्यारी बात यहाँ पे कही जो मैं जानना चाहूँगा कि अंदर कई बार आपने कहा कि सवाल आते हैं कि मैं फेल हो गया तो, या मैं हार गया तो जब आप ये एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो डू यू थिंक कि कई बार वो जो अंदर एक क्रिटिकल वॉइस है हमारे, वो जो इनर वॉइस है, उसको मैनेज करने में कुछ मदद मिलती है जब आप इस तरीके के कुछ एडवेंचर करते हैं? तो एब्सोल्युटली. अगर कोई मुझसे आज कहे कि आपको स्काई डाइविंग में डर नहीं लगता, देन द आंसर इज लगता है. मैं कभी कभार कहता हूँ कि अगर उसका डर खत्म हो गया तो उसका मज़ा भी खत्म हो जाएगा. यस. तो भाई मैं अगर 300 बार भी जंप कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब मैं जाऊँगा तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक, हल्का सा नर्वसनेस हो सकता है. बट किसी को अगर 100% है तो हो सकता है कि मुझे वो 2% पे हो, 10% पे भी हो, या 1% पर भी. इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है. इंटेंसिटी अलग होती है, बट वो होता ज़रूर है. लेकिन एक छोटी सी टेक्निक जो मुझे लगता है आप भी सिखाते हैं अपने NLP सेशंस में, वो ये है कि जब हमारा माइंड हमसे कुछ कहे कि यार कुछ हो गया तो, ऐसा हो गया तो, डेंजरस है, तो उसे कहना कि थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. लवली. बिकॉज हम ये जानते हैं कि एक्चुअली अवर माइंड इज लाइंग, हमारा माइंड झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सर्वाइवल मैकेनिज्म से काम करने के लिए डिजाइन हुआ है. यस, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए नहीं डिजाइन है उसका, एंशिएंट वर्ल्ड में उसको बनाया गया था. लेकिन जैसे 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 आप एक एक एक्सपीरियंस करते जाएंगे और अपने आप को बाहर निकल के आप रीवायर करो. मतलब कि जैसे आप एक रोलर कोस्टर में भी जाकर आए जो आपके लिए मुश्किल था, फिर अपने आप को कहना है कितना आसान था, आई कैन डू दिस अगेन. स्काई डाइविंग में जाकर आए, नीचे आकर के ये कहना अरे बहुत मुश्किल, उसके बजाय अरे यार कितना एंजॉय किया मैंने, इट वाज इजी फॉर मी, आई कैन डू दिस अगेन. भले डर है बट यू कैन रीवायर योरसेल्फ अगेन एंड अगेन. तो जब भी फियर आता है, इवन आज 5000 लोगों के सामने स्टेज पर जाना, कभी 10,000, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ. पहले कुछ पल जो होते हैं, वो नर्वस एनर्जी इज ऑलवेज देयर. मे बी नया स्टेज है इस वजह से, मे बी कोई नए गेस्ट आ रहे हैं इस वजह से भी हो सकता है. इट कुड बी मेनी डिफरेंट रीजंस, यू नो. ट्रू. बट वहाँ पर ये कह पाना कि थैंक यू फॉर शेयरिंग, और अपने अफर्मेशंस को वापस रिपीट कर देना, अपने पावर मूव को कर लेना, या फिर मे बी उस विजुअलाइजेशन को कि भाई मैं स्टेज पे जाके रॉक करने वाला हूँ. आपका पावर मूव क्या रहता है? सो मेरे लिए पावर मूव, जो मेरे रोल मॉडल या मेंटर टोनी रॉबिन्स रह चुके हैं, उनसे मैंने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार समझा था. सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे एक बॉलर विकेट लेता है, उसके बाद वो एक तरीके से सेलिब्रेट, यस, और सबका अपना खुद का तरीका है, वो होता है उसका पावर मूव. या एक बैट्समैन का 100 रन मारने पे अपने तरीके से बैट ऊपर करना या जंप करना, वो होता है उसका पावर मूव. तो इट्स काइंड ऑफ अ विक्ट्री पोज कह सकते हैं या मूव कह सकते हैं, उसे मैं पावर मूव कहता हूँ. एंड एवरीबडी डज इट इन अ डिफरेंट वे. अब मेरा हो सकता है मैं हवा में पंच करके यस बोलना पसंद करता हूँ, या मे बी मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ करना पसंद करता हूँ. बट बेसिकली चेंजिंग योर फिजियोलॉजी, चेंजिंग योर फोकस एंड लैंग्वेज. और आई थिंक बार बार करने से वो एंकर्ड भी हो जाता है. बिल्कुल सही. और फिर वो आसान हो जाता ना, क्योंकि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर मेनी ईयर्स नाउ. तो पहले अगर 2 मिनट लगती थी, नाउ इट्स लाइक 2 सेकंड्स. ये बहुत अच्छा, मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है. इसमें मेरे एक फ्रेंड हैं जो मेंटलिस्ट हैं, अक्षय लक्ष्मण करके हैं, अपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट वगैरह में सब जगह आए. तो वो
बहुत सालों से कर रहे हैं। जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट आई थिंक पहला दूसरा सीज़न आया था, तब से वो वहाँ पे आकर के बॉलीवुड में परफॉर्म करते हैं सबके लिए। तो वो कुछ रूटीन्स करते हैं कि जहाँ पे इधर इसको टच करेंगे, इसको एक्सपीरियंस होगा, तो वो सालों से वो ये वर्कशॉप कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मशीन बन गए हैं। अब वो जा रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो जा रहे हैं और जा कर के कर रहे हैं। इस तरीके से उनके साथ में हो रहा था कि ही स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ मशीन, कि कोई नर्वस एनर्जी बची नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा है, पूरा फियर ख़त्म हो चुका है। तो फिर राजू हिरानी उनके काफ़ी अच्छे मित्र हैं, तो उनको जा कर के उन्होंने शेयर किया। तो राजू हिरानी ने उन्हें एक आइडिया दिया कि इस बार एक ऐसा रूटीन बना जो सीधा तुझे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है, जिसकी प्रैक्टिस तूने बाहर नहीं करी हो। ओके, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब वो जो पूरा शो था वो इतना एक्साइटमेंट में गया, जब तक वो रूटीन नहीं हो गया तब तक देयर वाज फियर इनसाइड, एक हल्का हल्का नर्वस एनर्जी था। फिर जब वो पूरा सेटअप उनका अच्छे से निकल गया, वो रूटीन अच्छे से निकल गया, देन ही अगेन गॉट बैक दैट, वो जो एक्साइटमेंट। उसके बाद में अब वापस उनके अंदर वो झील आ गई, वो नर्वसनेस जो इनिशियल है। तो आई थिंक इट इज़ सो क्रूशल कि वो नर्वस एनर्जी आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कहीं ना कहीं ये बता रही है हमें कि हम आज भी एक्साइटेड हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए। बिल्कुल सही। सो ब्यूटीफुल। सो क्वेश्चंस पे मैं कई बार एक बात कहता हूँ कि जैसे हमारा जो एल्गोरिदम है ब्रेन का, वो एग्जैक्टली गूगल सर्च इंजन की तरह है। तो अपन गूगल सर्च इंजन में जैसे कुछ भी सर्च करना हो तो वी टाइप समथिंग, और पूरे डेटाबेस में से वो फ्रंट पेज पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ला करके रख देता है। तो कैसे लाता है, वो उनके एल्गोरिदम है जो फ्रंट पेज पे प्रमोट करते हैं। तो इन आवर ब्रेन ऑल्सो हम जैसे ही कोई क्वेश्चन डालते हैं तो अपना तो इतने सालों का मेमोरी, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज सब पड़ी हुई है अंदर। तो एल्गोरिदम्स उस क्वेश्चन को पकड़ करके, उसके कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के हमारे कॉन्शियस पे, फ्रंट पेज पे कुछ डेटा भेज देते हैं। तो अगर हम सवालों को बदलें तो डिफरेंट थिंग्स विल कम एट द फ्रंट पेज। तो क्या ऐसे अफर्मेशंस हो सकते हैं स्पेशली हेल्थ को लेकर के या अपनी सक्सेस को लेकर के, जो आप प्रैक्टिस करते हो? आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर शेयर किया है, क्योंकि हम जो सवाल पूछते हैं हमें वही जवाब मिलते हैं। जैसे गूगल पे जाके कोई सर्च करेगा कि बनाना के फ़ायदे क्या हैं, मिलेंगे, और ये भी कि बनाना के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है तो भी मिलेंगे। हाँ, एग्जैक्टली वैसे अगर हमारी ज़िंदगी में हम इस चीज़ का सवाल करेंगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरी किस्मत में क्यों लिखा था, तो जवाब भी वैसे ही मिलेंगे, विच वुड बी नेगेटिव, जो हमें कहीं पर भी लेकर नहीं जा रहे। लेकिन अगर वही सवाल, चलो ठीक है जो होना था हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका सोल्यूशन क्या है, या फिर इस सिचुएशन से मेरे लिए लर्निंग क्या है, व्हाट इज़ माई लेसन, तो ऑटोमेटिकली वो हमें एक शिफ्ट देना शुरू करता है, हमारा फोकस बदलता है। एंड मुझे लगता है कि ज़्यादातर केस में वाईएसआर सर लोग नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से। उनका प्राइमरी क्वेश्चन ही नेगेटिव होता है। जैसे कि एक ज़माने की बात है, मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती थी, बिकॉज मैं अपने आप को एक वर्कोहॉलिक मानता हूँ, और क्योंकि बचपन में चैलेंजेस आए थे तो तब से एक पैटर्न बन गई थी काम करना है, सफल होना है वाली। तो हमेशा मेरे दिमाग में सवाल चलते रहता था, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। मतलब कि अगर मैं एक ज़माने में आपके साथ बात कर रहा हूँ तो दिमाग में ये चलेगा कि ये ख़त्म होगा, आगे क्या करना है, अच्छा इसका अब कब लॉन्च होगा ये वीडियो, ओके उसमें से कौन सी रील बनानी है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। और मैं इस मोमेंट को मिस करते रहता था, राइट। और फिर जब मैंने अपने प्राइमरी क्वेश्चन को शिफ्ट किया, अपने आप को वापस और वापस मैंने कॉन्शियसली एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया, और वो ये था, हाउ कैन आई सर्व मोर एंड एंजॉय मोर इन दिस मोमेंट। वाओ, इस पल का मैं और ज़्यादा आनंद कैसे उठाऊं, और इस मोमेंट में मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ। तो मैं इस पल को भी एंजॉय करने लगा, 100% रहने लगा, और मैं अपना बेस्ट वैल्यू ऐड करने लगा। अब चाहे मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, चाहे मैं अपनी ऑफिस में हूँ टीम के साथ, या इवन मे बी सेशंस में हूँ स्टेज के ऊपर। एंड वो शिफ्ट मेरे लिए बहुत बड़ा था। अब जो आपने सवाल पूछा है कि इनर हेल्थ के लिए कौन से वो अफर्मेशंस हो सकते हैं, तो मुझे ही लगता है कि एवरी सेकेंड हीलिंग हमारा बॉडी खुद ही कर रहा है। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें भी हीलिंग हो रहा है, एवरी सेकेंड सेल्स मर रहे हैं, नए बन भी रहे हैं। मगर लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि इस सेकंड में जो लाखों सेल मरे और लाखों सेल नए बने, तो जो नए बने हैं वो इस मोमेंट पे हेल्दी बनेंगे या अनहेल्दी बनेंगे, वो क्या डिसाइड करता है? तो वो डिसाइड होता है हमारे विचारों से और हमारे इस मोड के इमोशंस से। और अगर इस मोमेंट में इमोशंस हमारे नेगेटिव हैं,
हम गुस्से में हैं, गिल्ट में हैं, जेलसी में हैं, हेट्रेड में हैं, रिवेंज की भावना चल रही है, तो जो नए सेल्स बन रहे हैं वो भी अनहेल्दी बन रहे हैं। एंड अगर उसके बजाय हम खुश हैं, पॉजिटिव है, हैप्पी है, ग्रैटिट्यूड में है, लव एनर्जी हमारे अंदर है, तो वो सेल्स भी बहुत पॉजिटिव बन रहे हैं। सो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सके, जो अफर्मेशन ये भी हो सकते हैं दैट मेरी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा है, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, तो फोकस शिफ्ट करना है क्या मिसिंग है उसके बजाय क्या है उसके ऊपर। और ये कितना ज़रूरी पॉइंट है, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया कि बचपन में हम कई बार अपना दांत अगर टूट जाता है तो सारे दांत लगे हुए लेकिन फिर भी जीभ बार बार खाली दांत पे जाती है। तो इट इज़ जस्ट द नेचर ऑफ अवर कॉन्शियसनेस दैट इट इज़ ऑलवेज सर्चिंग फॉर व्हाट इज़ मिसिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? मतलब नेचर इतनी इंटेलिजेंट है, एवोल्यूशन इतना खूबसूरत है, तो इस एवोल्यूशन में कहाँ ये मिसप्लेसमेंट आया कि ऐसा माइंड नेचुरली हमारी वायरिंग पॉजिटिविटी के लिए क्यों नहीं रही इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी? नेचुरल वायरिंग, इसे हम नेगेटिव बायस भी कहते हैं कॉग्निटिव साइंस में। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? व्हाई डू यू थिंक जब भी कुछ भी हम डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव हमें तुरंत दिख जाता है। इसलिए आप देखिए कि मीडिया भी कहीं कहीं हमारा फोकस हाईलाइट करवाने के लिए नेगेटिव चीज़ों को जल्दी से हाईलाइट कर देती है। एंड नाउ बिकॉज कि ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से एक प्रोग्रामिंग के रूप में हमारे अंदर आई है, तो मिसिंग के ऊपर फोकस जल्दी चले जाता है। एंड 2024 का नया साल शुरू हुआ है जी। अगर लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो आपने सवाल पूछा उसी कंटेक्स्ट में। जो मिसिंग है उसके बजाय जो है उसे अप्रिशिएट करो। राइट। एक्सपेक्टेशंस दूसरों से मत रखो और अप्रिसिएशन खुद को मत दो। एक्सपेक्टेशंस दूसरों से मत रखो, अप्रिसिएशन खुद को मत दो, उसे स्वैप कर लो। एक्सपेक्टेशन खुद से रखो और अप्रिसिएशन दूसरों को देना शुरू करो। क्या बात है। सो ग्रैटिट्यूड पे भी आप बहुत बात करते हैं, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर ऑन दिस। हाउ ग्रैटिट्यूड हैज़ वर्कड इन योर लाइफ? मैनिफेस्टेशन में ये कैसे मदद करता है, अबंडेंस में ये कैसे मदद करता है? ग्रैटिट्यूड आपको, मुझे लगता है, एक मैग्नेट बना देता है अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने के लिए। हाँ, सी एवरी मोमेंट आप एक मैग्नेट ही हैं और चीज़ों को आकर्षित कर ही रहे हैं। बट अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो नहीं हो रहा है जो आप चाह रहे हैं, तो दो चीज़ की कमी है आपके अंदर, एक हैप्पीनेस की और दूसरा ग्रैटिट्यूड की। और हैप्पीनेस भी रिजल्ट है ग्रैटिट्यूड का, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल है कि यार आज सुबह मैं उठा, आज का दिन मैं देख पा रहा हूँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मेरे पास इतना ब्यूटीफुल फैमिली है, मेरे पास एक अच्छा काम है करने के लिए। लोग कभी कभार शिकायत करते हैं और बहुत काम है। इसके ऊपर मुझे कहीं कोई इंटरव्यू में या वीडियो में मैंने देखा था जी कि शाहरुख खान कभी ऐसी कोई शिकायत लेकर सरोज जी के पास गए थे। एंड सरोज बीइंग वन ऑफ द सीनियर एंड उनके मेंटर भी थे, तो सरोज खान जी ने तब उन्हें एक थप्पड़ मार के कहा था कि कितने सारे लोग हैं, बोले, अभी भी बाहर खड़े हैं जिनको काम चाहिए, और तेरे पास काम है और तू शिकायत कर रहा है कि इतना काम है तेरे पास। तो ऐसी वाली बात है कि जो लाइफ आज हम जी रहे हैं, जिसमें भी हम शिकायत कर रहे हैं, सच ये है कि कोई और हमारी ज़िंदगी जीना चाह रहा है। हाँ। तो सभी को दूसरों की ज़िंदगी में अच्छा दिख रहा है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि जो ज़िंदगी आपको मिली है वो कोई चाह रहा है कि वो ज़िंदगी जी सके, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अब ग्रेटफुलनेस के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमने कभी कोई डॉल्फिन शो देखा होगा। अब डॉल्फिन्स आपने देखी है कि कोई बड़ी छलांग लगाती है, रिंग में से निकलती है, कोई बॉल को हिट कर लेती है वगैरह। तो ये शोज़ जब भी हम देखते हैं तो मन में ख्याल आता है कि क्या ये लोग सागर में, ओशन में जाकर के ऐसे डॉल्फिन्स खोज करके लाते हैं जो छलांग लगाती है? तो नहीं, उन्हें ट्रेन किया जाता है। और ट्रेनिंग बहुत सिंपल सी होती है कि जब वो भूखी है तो एक सामने के साइड से वो सीटी बजाते हैं, एक पर्टिकुलर वॉइस होती है, और डॉल्फिन्स को बुलाते हैं। पानी के अंदर रस्सी है, जो रस्सी के नीचे से आते हैं उन्हें खाना नहीं दिया जाता, जो रस्सी के ऊपर से आते हैं उनको खाना दिया जाता है। धीरे धीरे रस्सी की हाइट बढ़ा ली जाती है और वो कूदना शुरू करती है, क्योंकि पता चल रहा नीचे से जाने में खाना नहीं मिल रहा। वो खाना उनका अप्रिसिएशन है और उनसे उनको ट्रेन किया जाता है। सो ह्यूमन माइंड कैन ऑल्सो बी ट्रेन्ड लाइक दैट। राइट। तो जब कभी भी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसको अगर अप्रिशिएट किया जाए, उसके लिए ग्रेटफुल अगर हम होने लगे, यानी कि ग्रेटिट्यूड के लिए वी कैन कंडीशन आवर माइंड, वी कैन कंडीशन। एंड हम ये अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, आसपास के लोगों के साथ कर सकते हैं, और खुद के साथ भी कर सकते हैं कि भाई मैं सुबह जल्दी उठा तो उसका क्या फ़ायदा मुझे मिला, मैंने एक्सरसाइज करी तो क्या शिफ्ट मुझे फील हो रहा है, भले वो 1% का ही शिफ्ट हो, बट वी कैन कंडीशन अवरसेल्व्स।
और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम ह्यूमंस वर्क करते हैं वैसे ही नेचर भी वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पॉडकास्ट में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक होता है और कोई हमारे टीम मेंबर पानी लेकर आते हैं और मैं कह दूँ थैंक यू सो मच, मुझे बड़ी प्यास लगी थी, आप मेरे लिए पानी लेकर आए, और दूसरे 2 लोगों ने ये सुना, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने अप्रिशिएट किया तो उसके बाद के ब्रेक में दूसरे 2 लोग अब नाश्ता भी लेकर आएंगे। तो ये जो मैंने अप्रिशिएट किया इसलिए मुझे जो मिला वो अब ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मैंने ऑपोजिट किया होता, कोई पानी लेकर, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने मांगा, आप मुझे क्यों दे रहे, मैं ले सकता हूँ खुद जाके। अगर मैं उसी को भी शिकायत में कन्वर्ट कर दूँ तो अब अगला बंदा हिम्मत नहीं करेगा कुछ करने की, इवन कोई गिफ्ट भी लाया होगा तो सोचेगा दे या ना दे, नाराज तो नहीं होंगे। तो नेचर के साथ भी कुछ ऐसा ही हम लोग कर रहे हैं। राइट। सपोज कि हमें एक सिचुएशन मिलती है, वो सिचुएशन है ट्रैफिक। अब नेचर ने हमें सिचुएशन दी है, उसको अप्रिशिएट करना या उसमें से शिकायत करना वो हमेशा हमारे चॉइस की बात है। लेकिन अगर उसको भी हम अप्रिशिएट करना शुरू कर दे, मे बी म्यूजिक ऑन कर ले, कोई दोस्त से बात नहीं हुई है बात कर ले, फैमिली को फ़ोन कर ले कि ट्रैफिक में फंसा हुआ पहुंच रहा हो, आप लोग तैयार हो जाओ। तो उस सिचुएशन को अगर आपने पॉजिटिव वाइब्स दिए ना, तो नेचर भी उस सिचुएशन से जल्दी से आपको बाहर भी निकालता है और उसके बाद भी कुछ और ब्यूटीफुल सिचुएशंस क्रिएट करता है। आपके लिए वही सिचुएशंस क्रिएट होती है जो वाइब्स आप दे रहे हैं, और इसलिए जितना ग्रेटफुल होंगे, जितना एक्सेप्टेंस में रहेंगे, जितना अप्रिसिएशन में रहेंगे, उतना लाइफ बेहतरीन है। इनफैक्ट जब अपना कोरोना था और जो आई थिंक 3rd वेव आई थी, जब ऑक्सीजन की बहुत कमी चल रही थी, तो मैं बैठ करके कुछ कैलकुलेशन कर रहा था कि एक व्यक्ति 1 महीने में कितने लीटर ऑक्सीजन उसको चाहिए होती है। तो मैंने वो कैलकुलेशन निकाली कि अभी एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, बट जब मैंने मनी में उसको कैलकुलेट किया, उस टाइम जो ऑक्सीजन की प्राइस चल रही थी, तो लगभग 11 लाख रुपए की ऑक्सीजन हम हर महीने ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं एवरी मंथ, 11 लाख रुपीज़ की, एंड वी डोंट हैव टू पे फॉर दिस, वी आर अ मिलियनर एवरी मंथ। और ये एक बहुत अच्छी बात आपने जो पॉइंट कहा, कंडीशनिंग वाली आपने बात कही, आई थिंक सबसे बड़ा गिफ्ट एज ए ह्यूमन जो हमें मिला है वो दैट वी आर सेल्फ प्रोग्रामेबल। बाकी नेचर में हम बाकी स्पीशीज़ को देखें, दे नीड अ प्रोग्रामर, they can be programmed, but they always need a programmer, whether it is dog or dolphin. They cannot set their own goals, but with us we have this privilege that we can set our own goals and we can condition our mind for that. So Absolutely. This is so beautiful, that gratitude. आपने एनिमल्स की बात करी ना, तो मैं कभी कभार हंसते हुए इस चीज़ को कहता हूँ अपनी ऑडियंस से कि मेरे घर में एक डॉग है, मुझे 2 दिन लगे थे उसको सिखाने को सिट, 4 दिन लगे थे सिखाने को शेक हैंड, और 15 दिन लगे थे सिखाने को कि गंदा कहाँ पर करना और कहाँ पर नहीं करना। 15 दिन में तो वो डॉग भी सुधर गया था। और हम ये कहते हैं नहीं सर, बरसों की आदत है, मैं कैसे तोड़ पाऊंगा, सर कभी किया ही नहीं है, कैसे कर पाऊंगा। अरे भाई 15 दिन में वो ट्रेन हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। कंडीशनिंग के लिए किन फैक्टर्स पे हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग डिपेंड करती है? आपने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया, तो जैसे कि अगर ये हैबिट की हम बात कर लें, तो क्या चीज़ इंसान को रोक रही है ब्रेन लेवल पे, और क्या वो कर सकते हैं टू कंडीशन देमसेल्व्स? हम इंसान जो भी कर रहे हैं वो प्लेजर पाने के लिए करते हैं, राइट, और जो चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं वो पेन से दूर रहने के लिए कर रहे हैं, राइट। और दोनों को कंपेयर किया जाए तो पेन से दूर रहना ये हमारी ज़्यादा बड़ी नीड है इन कंपैरिजन टू प्लेजर पाने के। ट्रू। तो अब जब हम हैबिट्स की बात करें, जानते तो सभी है कि मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। कई लोगों ने वादे दावे किए होंगे। और जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा और इस साल के कुछ ही दिन गए होंगे, तब तक रेजोल्यूशन टूट भी चुके हैं। राइट। ऐसा कहा जाता है कि कुछ 21 या 25 ही दिन होते हैं नए साल के, जिसके बाद एक वो ब्रेकर्स डे आता है कुछ, अब मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, मगर कोई ऐसा दिन है कि जब तक 90% लोग अपने रेजोल्यूशन तोड़ चुके हैं। इवन 1 जनवरी को पार्क्स वगैरह अपन देख लें अगर, तो ऐसी भीड़ रहेगी कि पार्किंग नहीं मिलेगी। 10-15 जनवरी तक तो सब खाली। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई कैसे कंडीशन किया जाए अपने आप को, तो सारा खेल पेन और प्लेजर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो जो आदत अपनानी है उसकी एक लिस्ट बनाना चाहिए बैठ करके कि ये हैबिट्स से हमारी जिंदगी में अच्छा क्या हो सकता है। तो लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स कह दो या वाई कह दो या अपने रीजंस खोजना कह दो कि जब मैं इसको रेगुलर करूंगा तो उससे मुझे ये फायदे मिलेंगे, और उसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, उसे इवन अपने परिवार तक, बच्चों तक लेकर जाओ। और ये ना करने से क्या नुकसान होंगे उसका भी एक लिस्ट बनाया जाए। तो पेन दिखेगा और प्लेजर भी दिखेगा। राइट। और अब जब आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने आप को कंडीशन करने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे कि कोई इंसान अगर दिन की 15 सिगरेट्स ले रहा है
तो अगर उसे आप रिवर्स इंजीनियर करें तो वो कभी पहले दिन पे 15 सिगरेट नहीं लिया। शुरुआत एग्जैक्टली हुई थी कि कोई दोस्त ने ट्राई कराया कि यार एक, और वो एक उसने लिया और खांस दिया या अनकंफर्टेबल लगा, मे बी उसके बाद 2 लिए, और ऐसा करते हुए शायद उसने 5वीं दफा पूरी सिगरेट पूरी करी थी, राइट, या कुछ दिनों के बाद दूसरे तक पहुंचा था, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ती गई। लेकिन एग्जैक्टली उसे अगर रिवर्स करना है तो हैबिट को भी उसी तरह से रिवर्स भी किया जा सकता है और नई हैबिट को चालू भी वैसे ही किया जा सकता है। ओके, दोनों की सिंपल टेक्निक्स बताता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई अगर आप 15 सिगरेट्स दिन की ले रहे हैं तो एक काम करो, आप 8 घंटे सो रहे, उसे बाकी के 16 घंटे से डिवाइड कर लो। तो एग्जाम्पल 1 घंटे की 1 सिगरेट आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आप स्केड्यूल बना दो। अब करना बहुत सिंपल है कि 1 हफ्ते तक जस्ट फॉलो द स्केड्यूल। 8 बजे का अलार्म बजे सिगरेट ले लो, 9 बजे का अलार्म बजे सिगरेट ले लो। वो कभी कभार हैरान हो जाते हैं, मतलब सर आप छुड़वाना चाह रहे हैं या चालू करा रहे हैं? और मैं कहता हूँ नहीं, ये एक सिस्टम है, काम करेगा, आप फॉलो करो उसे। अब जैसे वो 1 हफ्ते तक एक पैटर्न फॉलो करता है, हम 1 हफ्ते के बाद कहते हैं काम करो, 1 घंटे के बजाय अब क्या 15 मिनट और वेट कर सकते हो? एंड इज लाइक हाँ 15 मिनट सर मैनेजेबल है, क्योंकि इरादा तो छोड़ने का है उसका। तो अब हम अलार्म सेट करते हैं 8 बजे का, फिर 9:15 का, फिर 10:30 का, और जैसे ही 15 मिनट आप डिले करोगे तो एक्चुअली 15 के बजाय वो 14 या 13 सिगरेट्स दिन की हो जाएगी, कभी कभार 12 भी हो जाती है जब आप वो टाइम एडअप करके जाओगे। अब वो 12 को आपको पूरा लेना है, 1 हफ्ते तक उसी स्केड्यूल को फॉलो करना है। तो आपके माइंड को कभी लगेगा ही नहीं कि आप कुछ छोड़ भी रहे हैं। आप हाँ, जो एक फीलिंग आ रहा था 1 घंटे में 10 मिनट आप वेट करके, कभी कभार फ्लाइट में है, ऑफिस में तो नहीं ले पाते, 15 मिनट के बाद ले लेते हैं। जब उसमें आप कंफर्टेबल होगे 1 हफ्ते के लिए, फिर उसे 1.5 घंटे में कन्वर्ट करो, वापस 1 हफ्ता, तब आप मे बी 9 या 8 पे आ जाएंगे। फिर वापस 1 हफ्ते के लिए 2 घंटे पे उसे कन्वर्ट करो, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरे दिन में 1 या 2 सिगरेट के ऊपर होंगे, और तब मन करेगा कि नहीं अच्छा भी नहीं लेना है। वो उसी तरह से रिवर्स इंजीनियर किया जाता है। ब्यूटीफुल। एंड फिर हफ्ते में 2-2 दिन पे 1 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, एंड इट्स गॉन। जैसे शुरू होता है वैसे ही रिवर्स करना है, बट इट्स अबाउट फॉलोइंग अ पैटर्न। यू माइट नीड अ कोच फॉर दैट, बट इट्स फॉलोइंग अ पैटर्न। एंड अगर अच्छी आदत को शुरू करना है तो भी एक पैटर्न है, बहुत सिंपल सी है। सपोज कि एक्सरसाइज करना शुरू करना है। अब लोग क्या करते हैं पता है, हमारी कुछ बातें सुन लेते हैं, सेमिनार वेमिनार में मोटिवेशन में आगे तो करके जिम का मेंबरशिप लिया, पहले दिन 2 घंटे, हाँ, दूसरे दिन 1 घंटा, तीसरे दिन आधा घंटा, चौथे दिन से बंद। तो उसके बजाय करना ये चाहिए था कि भाई तुमने अगर लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं करी है या लंबे समय के बाद स्टार्ट कर रहे हो, तो सिर्फ आज 20 मिनट के लिए जिम जाना, उससे बढ़कर नहीं। और जितना कंफर्टेबल है उतनी ही चीज़ें करो। थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, लाइट से लाइट डंबल। हमें नहीं बॉडी बना देनी, 25 साल में नहीं बनाई भाई, तो आज क्यों बना लेनी है? right. तो आप सिर्फ वहाँ पर जाइए 20 मिनट के लिए, और वो 20 मिनट 7 दिन 1 हफ्ता फॉलो करो बस। पहले वो डेडिकेशन लाओ कि जाना ज़रूरी है। तबीयत खराब है तो भी जाओ, जाके बैठो, बातें करो, उस माहौल में आना ज़रूरी है। और 1 हफ्ता जब होता है फिर उसे आप 25 मिनट में कन्वर्ट करो, और 1 हफ्ते के बाद 30 मिनट में कन्वर्ट करो। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी सोरनेस भी जो है ना लाइट बढ़ेगी, और वो दिन दूर नहीं होगा कि मे बी 2 या 3 महीने के बाद आप 45 मिनट जिम जा रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा, और वो 2-3 महीने के अंत पर वो 90 डेज के बाद एक ऐसी आदत हो जाएगी ना कि आप नहीं जाओगे तो अब आपको अनकंफर्टेबल लगना शुरू होगा। सो ट्रू। और प्लेजर पॉइंट्स तो ऐड होते ही जाएंगे, क्योंकि 2 महीने के बाद कोई तो देखे यार तो कुछ अलग लग रहा है, वजन कम हुआ क्या, एंड वो फीलिंग जो आया कि हाँ यार कम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो वो वाले फीलिंग में ऑटोमेटिकली फिर चीज़ कंटिन्यू हो जाती है। और वहाँ पर भी जिम में आपके 2 दोस्त बनने लगे। वो लव कनेक्शन के चक्कर में भी अब आप वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया, दैट कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। तो ये मैंने बहुत लोगों के साथ ही होते हुए देखा है कि पहले दिन जाकर के पूरा इंटेंसिटी को चेज करने का कोशिश करते हैं कि एक पैटर्न डाल दिया तो कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या लगता है कि आप इतने सालों से कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ योर सीक्रेट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी? कोई फ्रेमवर्क्स हैं आपके पास, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखते हैं? मुझे एक चीज़ मेरे एक मेंटोर से सीखने को मिली थी, दैट इफ़ यू कांट यू मस्ट। Oh. तो जब हमें पता है कि यार ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है,
और इससे हमारा ग्रोथ होने वाला है। तो बस ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। मेरे लिए मुझे ये लगता है कि मोटिवेशन से बढ़कर के विल पावर वर्ड ज़्यादा मैटर करता है। जब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं तो वो कंफर्टेबल और ईजी वाला रास्ता चुनता है। राइट। और मैं बरसों से अपने आप को कंडीशन करता हूँ एक ही चीज़ के लिए कि भाई जो ज़्यादा पेनफुल वाला और अनकंफर्टेबल रास्ता है दो में से, मैं वो चुनना पसंद करता हूँ, सो दैट मुझे लॉन्ग टर्म के ऊपर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कंफर्ट वाला शॉर्ट टर्म पे प्लेजर देता है, अनकंफर्ट वाला लॉन्ग टर्म पे प्लेजर देता है। एंड डाउन द लाइन जब आप 4-5 साल इस तरह से ज़िंदगी जीते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ फ्रेमवर्क फॉर दैट, बट मुझे लगता है जस्ट अबाउट दैट विल पावर कि यार अगर कहीं से पेन है तो लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये कहते हैं ना कि जैसे आप एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं, जाने के लिए तैयार हो ना, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। चढ़ना शुरू करोगे तो जब सांसें फूलती है ना तो विल पावर चाहिए। यस। और तब अपने आप को कन्विंस करना कि सांसें फूल रही है, थक रहे, पैर दर्द हो रहे, तो तुम सही कर रहे हो, बिकॉज दिस इज गोना गिव यू द रिजल्ट। यानी कि वो डिस्कम्फर्ट के साथ आपको कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा तभी। और कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन का जो नेचुरल प्रोग्रामिंग अगर हम देखते हैं तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का नेचुरल प्रोग्राम है, तो वो भी कई बार लोगों को कंसिस्टेंट होने से रोकता है। जो आपने कहा कि अभी जो पेनफुल है, और कई बार जो अभी पेनफुल है उसका रिज़ल्ट फ्यूचर में प्लेजर मिलेगा हमें। तो बहुत से लोगों में ये दिक्कत मैंने देखी है कि दे हैव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एटीट्यूड। सो वो जो प्राइमरी आउटकम्स हैं, सेकेंडरी आउटकम्स नहीं सोच पाते। प्राइमरी आउटकम्स, जिम में हम जा रहे हैं तो प्राइमरी आउटकम तो मसल का टूटना है, प्राइमरी आउटकम जो फर्स्ट ऑर्डर आउटकम है वो तो जिम का टूटना है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर आउटकम्स कई बार हायर हमारे लिए रहते हैं। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो एटीट्यूड है, इससे कैसे डील किया जाए? और अभी मैं देखता हूँ अगर तो आसपास हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि 2 मिनट में मैगी चाहिए, 20 मिनट में पिज़्ज़ा चाहिए, 10 मिनट में ब्लिंकिट चाहिए, 30-30 सेकंड की रील चाहिए, 20-20 का क्रिकेट मैच चाहिए। तो चीज़ें श्रिंक हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, फास्ट हो रही हैं, क्विक हो रही हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रख पाना, क्या लगता है इसका क्या फ्यूचर रहेगा और कैसे इससे डील किया जाए? आपने देखा होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो लोग उन्हें सिर्फ फुटबॉल के लिए जानते हैं, जबकि उनके पास टैलेंट बहुत सारे और चीज़ों के भी है। सदगुरु जी को लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए जानते हैं, जबकि वो खाना भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन उसके लिए लोग उन्हें जानते नहीं है। Right. इसका कारण ये है कि जिस इंसान ने कुछ बरस दिए हैं अपनी जिंदगी के कोई एक पर्टिकुलर चीज को, तब जाके उसने अपनी वो आइडेंटिटी बनाई है उस काम में। आजकल के बच्चों में सबसे बड़ा इश्यू यही देखा जा रहा है, जो जनरेशन जी हम कहते हैं, या जो आज की जनरेशन है जेन जी, तो कि भाई सब कुछ उन्हें शॉर्टकट में चाहिए। एंड दैट इज कि भाई हाँ, इंटरनेट की वजह से हमारा वो प्रोग्रामिंग हो गया है। यू नो, रील्स भी छोटी होती जा रही है और डिलीवरी के टाइम भी छोटे होते जा रहे हैं। बट भाई अगर 9 महीने लगते हैं एक बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए, तो वो 9 महीने ही लगने वाले हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जब आप अपने करियर या अपने बिजनेस में या कहीं पर भी एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइम, जिसे मैं जेस्टेशन पीरियड कहता हूँ, राइट, वो देना ही पड़ेगा। आप 2 साल के अंदर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं। सो ट्रू। वो रिकॉर्ड्स तभी बनते हैं जब आप 20 साल देते हैं। तो बस एग्जैक्टली वैसे ये समझ अपने अंदर लाना कि यू कैन नॉट बिकम अ ओवरनाइट सक्सेस। राइट। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमेशा आपको आकर्षित करेगा, बिकॉज माइंड कंफर्ट खोजता है। रात को ऑप्शन है कि किताब पढ़ सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, बट उसके बजाय नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज आकर्षित करेगी। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बंद करें और क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें। सो ट्रू। बहुत सारे शार्क्स हमारे इवेंट्स में जब आए, या अगर कोई फिलैंथ्रोपिस्ट या बिलियनर्स भी आए हैं, तो मैंने हमेशा एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट्स बनाई, उन्होंने शायद कोई वीडियो गेम भी बनाई और ऐप भी बनाया, तो वो खुद उसे यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें कंज्यूमर नहीं बनना है, राइट, हमें क्रिएटर बनना है। सो ब्यूटीफुल। और ये मुझे लगता है सर वजह है कि 98% लोग क्यों 2% पैसा कमा रहे हैं और क्यों 2% लोग 98% पैसा बना रहे हैं। सो ट्रू। तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग में जाना पड़ेगा, और कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। फिल्में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसमें से कौन सा लर्निंग निकाल करके अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकता हूँ।
उस रूप से देखना पसंद करता हूँ, क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूम भी कर रहे हो तो उसमें से क्रिएटर पॉइंट्स आप ध्यान में रख रहे हो कि कैसे Yes. निकाल लिए जाए। दैट्स ब्यूटीफुल। बिजनेस पे बात आई है तो आप इतने सारे बिजनेसेस आप खुद करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि एक बिजनेस चलाने के लिए क्या स्पेसिफिक माइंडसेट आपको लगते हैं कि होने चाहिए? क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि रिसेंटली कई मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिले जो शार्क टैंक या ऐसा कुछ देखा, एकदम से प्रभावित हो गए और अपना नौकरी वगैरह छोड़ करके बिजनेस चालू कर दिया, और अभी नौकरी भी चली गई, बिजनेस में सब ठप कर दिया और अब डिप्रेशन में है या परेशानी में है। सो क्या कुछ बेसिक क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं कि इंसान को एक वो लिटमस टेस्ट हो कि यस मैं बना हूँ इसके लिए? क्या आप देखते हैं? सबसे पहले तो शुरुआत माइंडसेट से होती है। एम्प्लॉय माइंडसेट आपको कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकता। सो ट्रू। या फिर इसे ऐसे कहो कि गरीब माइंडसेट आपको अमीर इंसान नहीं बना सकता। सही बात है। तो एम्प्लॉय माइंडसेट डिजाइन हुआ है सेफ्टी और सर्टेनिटी के लिए, और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डिजाइन हुआ है रिस्क लेने के लिए। लेकिन अब एक बात पक्की है इसमें कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपका आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। इवन जब शार्क्स को मैंने ये पूछा है, या मैं भी एज ए एंजल इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा या कोई मुझसे पूछेगा कि कौन से वो पैरामीटर्स है जो आप देख करके इन्वेस्टमेंट करते हो। भाई मार्जिन्स देखते हो, प्रॉफिट्स देखते हो, सेल्स देखते हो, क्या देखते हो? और सबका जवाब ये होता है कि सबसे बड़ी चीज़ हम उस इंसान को देखते हैं। हम बंदे पे पैसा लगाते हैं, बिजनेस पे नहीं। सो ट्रू। जब उस इंसान के अंदर पैशन, एनर्जी, डिटर्मिनेशन दिखता है कि यार ये कुछ बन के दिखाने वाला है, इसके अंदर डेस्परेशन है, तो पैसा उस पर लगाया जाता है। तो लॉजिक मेरा कहने का ये है कि देखिए, कोई खेल बुरा नहीं है, सिर्फ खिलाड़ी बुरा है। दुनिया में आइडियाज़ बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, बहुत सारे सोल्यूशंस है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के ज़माने में इंटरनेट की दुनिया में पैसे कमाने के जितने रास्ते हैं उतने पहले कभी नहीं थे। ट्रू। पहले क्या था? फैक्ट्री लगाना, ज़मीन लेना, ऑफिस लेना, दुकान रखना, मशीनरी डालना, बहुत सारी चीज़ें लगती थी। आज तो आप एक मोबाइल फ़ोन लेकर के कमाना शुरू कर सकते हैं, या फिर यहाँ का माल कहीं कोई प्लेटफॉर्म से वहाँ बेच करके कमाना शुरू कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट इसमें से ये है कि आपको समझना ज़रूरी है कि इट इज़ अबाउट यू नॉट गिविंग अप। तो भाई आपने जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया, कोई बात नहीं, आप फेल हुए, नो प्रॉब्लम। दुनिया में ऐसा कोई सफल इंसान है ही नहीं जो कभी फेल नहीं हुआ था। ट्रू। लेकिन आप फेल नहीं हुए हैं, आपको एक ऐसा रिजल्ट मिला है जो आपकी अभी फेवर में नहीं है। फेल तो आप तब हुए जब आप दूसरी बार कोशिश नहीं करोगे, गिव अप कर दिया, क्विट कर दिया, तब आप एक्चुअली यस फेल हो गए। क्योंकि फेलियर का कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। वो क्लास में तो 100 में से 36 आ गए आपके, तो मतलब आप पास है, उससे नीचे आ गए तो फेल हो गए। फॉर्चुनेटली लाइफ में तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है। नहीं। तो या तो आप सक्सेसफुल होते हैं और या तो आप कुछ सीखते हैं। एवरीथिंग इज अ फीडबैक, एनएलपी की भाषा में अगर हम कहें तो। यस यस यस। सो आपकी इस जर्नी में एज अ बिजनेसमैन क्या क्या क्वालिटीज़ आपने अपने अंदर डेवलप की या लर्न करी या थी आपके अंदर, जो आप ऑडियंस को बता सकें कि जो उन्हें सीखनी चाहिए? मुझे ये लगता है कि बिजनेस हमें बाहर नहीं खोजना है, बिजनेस अपने अंदर खोजना है। ओके। पहले हमें एक बिजनेसमैन बनना है तो हम बिजनेस कर पाएंगे। क्या मतलब है इस चीज़ का? अगर मैं इसे एलॉबरेट करूं तो बात बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं, एक्चुअली 4 बिजनेसेस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन लोग इस नज़रिए से देखते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा 10 साल का है, वो क्या कर लेगा, उसको तो अभी पढ़ाई करनी है। अरे मेरी बीवी तो पढ़ी लिखी नहीं है, उससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान जो आपके घर में है वो खुद ही एक बिजनेस है। 700 करोड़ लोग इस दुनिया में है तो 700 करोड़ बिजनेसेस संभव हो सकते हैं। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ पहले एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। और अब जब आप बाहर की दुनिया में निकलते हैं, देखो बाहर की दुनिया में वही दिखता है जो अंदर है, राइट। तो जब आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करोगे, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे होंडा सिटी खरीदनी है, तो बाहर होंडा सिटी दिखना शुरू हो जाती है, उससे पहले नहीं दिख रही थी। यस। तो उसी तरीके से डिसाइड करोगे कि बिजनेस करना है या 100 करोड़ बनाना है, उसी के बाद तो बाहर भी तो उसकी अपॉर्चुनिटी और रास्ते दिखना शुरू होंगे। और अब क्योंकि वो माइंडसेट मेरे पास था, क्योंकि मेरे फैमिली में ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो बिजनेस में थे, मेरे फादर बिजनेस में रह चुके हैं, मेरे अंकल्स बिजनेसमैन है, तो वो मुझे माइंडसेट मिला था। और इसलिए वो माइंडसेट की वजह से आज मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे हर मॉडल के अंदर से यही दिख रहा है कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से निकलती है, वो कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बट अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो एक सबसे पहली चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि मुफ्त में कभी कुछ नहीं मिलने वाला। जॉब में तो आप 8 घंटे की जॉब में 6 घंटे कुर्सी गर्म करोगे ना, चलेगा।
शायद कोई ना देखे, संभव भी है, शायद किसी को रिपोर्ट नहीं करोगे, शायद चल भी जाएगा कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन बिजनेस में जब खुद का काम है ना तो वो कभी नहीं चलने वाला। तो यू हैव टू हैव अ माइंडसेट टू प्रोवाइड वैल्यू, और जितनी बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करोगे और जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो यू हैव टू फिगर आउट कि मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या है, लोगों के चैलेंजेस क्या है, और कहां पर मैं उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं। अब जो प्रोडक्ट और सर्विस में आप जाते हैं, हमेशा आप उसकी एक यूएसपी डिफाइन करो, क्योंकि 28% जमीन है, 700 करोड़ लोग हैं, सभी कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं इस 28% जमीन पर। तो उस बीच में आप तो खो जाओगे ना। खोना नहीं है तो अपनी यूएसपी बनाइए, एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या पॉइंट डिसाइड करो कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लोगों से अलग कैसे है। इसका सिंपल सा एग्जांपल, ईज माई ट्रिप का आपने अगर नाम सुना है तो जैसे यात्रा मेक माई ट्रिप, वैसे एक पोर्टल है। प्रशांत पिट्टी जी का हमारा एक छोटा सा सेशन हुआ था, जब वो हमारे एक दोस्त राहुल जी है उनके सेशन में आए थे। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने शेयर करी। बाकी सारी बोले कंपनियों ने कस्टमर केयर बाहर दे दिया है, तो आप रोबोट से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इंसान तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, पहुंच भी गए तो वो आउटसाइडर एजेंसी होती है, एक्चुअली कंपनी नहीं है जो बात कर रही है। उन्होंने उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट किया, बोले हम सर्विसेज तो सारी सेम दे रहे हैं, तो हम यात्राएं मेक माई ट्रिप को कैसे डिफीट कर सकते हैं, उनसे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उन्होंने बस एक ही चीज़ देखी कि कस्टमर का सबसे बड़ा इशू ये था कि उसने कभी कभार नाम में एक लेटर आगे पीछे कर दिया है, कभी मिस्टर का मिस हो गया है, कभी पासपोर्ट में एक आध दो चीजें आगे पीछे, या कभी सिंपली कि फ्लाइट ही कुछ गलत चूज हो गई गलती से ही, और वो बेचारा 10 मिनट में कॉल कर रहा है कि भी चेंज करके दे दो मेरे को। तो बोले हमने हमारा सारा कस्टमर का जो केयर डिपार्टमेंट है वो इन हाउस कर लिया, और हम 70% तक रिजॉल्व कर रहे हैं कि जो चीजें हम तक पहुंच रही है उससे। तो हम बोले प्राइस बेटर नहीं दे रहे, प्राइस वही है जो मार्केट में, क्योंकि कमाने के मार्जिन बहुत कम है हमारे पास। लेकिन हमने वो पेन पॉइंट को पकड़ लिया और वो सोल्यूशन देना शुरू कर लिया जो दूसरी कंपनियों में मिसिंग था। तो ये यूएसपी आपको एक यूएसपी डिफाइन करना होगा जो भी आ रहा है मार्केट में। जैसे मैंने 17-18 साल की उम्र से जब से ट्रेनिंग शुरू करी, अब ऑलमोस्ट 20 सालों से प्रोफेशनली मैं प्रोग्राम्स दे रहा हूँ, तो मेरे हर प्रोग्राम के पीछे मैंने मनी बैक गारंटी रखा हुआ है। पर्पस ये नहीं है कि वो देख के लोग ज्यादा आएंगे, पर्पस ये है कि भी हो सकता है ना सभी मेरे विचार से सहमत ना भी हो सकता है कि बेचारा जेन्युइनली आना चाहता था, कोई कारण से नहीं आ पाया, तो उसका पैसा मुझे रख के करना क्या है। तो अगर उसने अटेंड नहीं किया, हाँ भी तो रिफंड लेके जा, उसने पूरा अटेंड किया खुश नहीं है तो भी लेके जा। अब लोग मुझे पूछते सर मगर कोई आपका फायदा उठा लेगा तो, अरे भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर रहे हो ना, चैरिटी भी तो कर रहे हो, तो उसको चैरिटी समझ लेना। तो ये हमारा यूएसपी हमने बना लिया है। हमारा यूएसपी ये है कि हमारे वहाँ मनी बैक गारंटी, और उससे बढ़कर के जब कोई एक पार्टिसिपेंट आता है तो उसका एंट्री पॉइंट डिफाइंड है, एग्जिट पॉइंट डिफाइंड नहीं है। हमारे वहाँ है कस्टमर फॉर लाइफ। तो एक नाराज कस्टमर को खुश करने के लिए कोई भी कारण से वो अपसेट हुआ है, क्योंकि हर बार शायद हम भी परफेक्ट नहीं होते हैं, सही बात है, तो उसे ठीक करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करने के लिए हम तैयार हैं। एंड आई पर्सनली फील दैट बिजनेस इज पीपल, बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है, बिजनेस सर्विसेज नहीं है। आप यूनिक सर्विसेज यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन करो, बट आज नहीं तो कल वो कॉपी हो जाएगी और कोई ना कोई तो उसे सेम तरीके से देने लगेगा। तो मोनोपोली का अब जमाना नहीं है। अगर मैंने कोई यूनिक सप्लीमेंट भी बना दिए तो कोई वो पाउडर लेकर के उसको रिवर्स इंजीनियर करके कॉपी तो कर ही लेगा मेरे प्रोडक्ट को, लेकिन जो यूनिक चीज है वो मेरे कस्टमर के साथ का मेरा कनेक्शन है। तो अगर मैं कस्टमर के साथ का एक पावरफुल कनेक्शन बना के रखता हूं, यानी कि किसी ने मेरा सप्लीमेंट यूज किया, आधा डब्बा पीने के बाद भी वो मेरे को वापस देता है ना, तो मैं उसे रिफंड कर देता हूँ। अच्छा, अब आपको लगेगा कि अमेजॉन जो है ना, जो सबसे बड़ी दुनिया की कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, वो भी सप्लीमेंट में एक बार डिब्बा खोल जाए फिर वापस नहीं लेती है। अगर जेन्यून एरर नहीं है तो, अंदर से चूहा निकल गया तब की बात अलग है। तो हमारे में तो ये है कि आपको फ्लेवर पसंद नहीं है, आपने आधा डिब्बा खत्म कर लिया और आप वापस दे रहे तो भी मैं ले लेता हूँ। मेरा लॉजिक ये है कि मेरे को अगर मैं वापस नहीं ले रहा तो शायद मैं अपना 2000 रुपया बचा रहा हूँ, बट मैं कस्टमर खोल रहा हूँ, राइट। और वो कस्टमर अगर मेरा लाइफ टाइम कस्टमर बन गया एक अच्छे जेस्चर की वजह से, तो मैं भी आगे चलते हुए आने वाले 10 साल में वो मुझे 10 लाख का धंधा दे सकता है रेगुलर कंज्यूम करके मेरी प्रोडक्ट। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। तो यानी कि आजकल जो वैल्यूएशन का गेम चल रहा है वो ना चला के वैल्यू का गेम चलाया जाए, वो ज़्यादा एब्सोल्युटली। सो बिजनेस इज पीपल, दो किस्म के, एक आपकी टीम और दूसरे आपके कस्टमर्स। बस ये दोनों को आप खुश रखो, फिर देखो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक चीज़ ये कि 12 बिजनेस आप चला रहे हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है, पत्नी कैसे खुश रहती है? तो मुझे लगता है उसके लिए शिवांगी को यहाँ आना चाहिए।
ये एडवांटेज है आपके पास कि शी इज आल्सो इनटू दिस फील्ड। यस, तो मुझे लगता है वही बेहतर जवाब दे पाएंगे, बिकॉज अब तो ऐसा हो गया है कि एक ज़माने में मैं बिजी रहता था, बट अब तो वो बिजी है। तो इसका सीक्रेट फॉर्मूला YSR सर ये है कि अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो वाइफ को भी बिजी कर दो। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया सीक्रेट दे दिया ये तो आपने। और मैं हर एक हस्बैंड से कहना चाहूँगा जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने संसार बनाया, दुनिया बनाई, ऐसा सब हम लोग जानते हैं ना। हाँ मेरे को पूरा भरोसा है कि इन तीनों के ऊपर भी कोई देवी माँ बैठे हुए जो तीनों को चला रहे हैं। हाँ, जिसे अभी डिस्कवर करना बाकी है शायद। तो मेरा मानना ये है, ये मेटाफर के द्वारा मैं बता रहा हूँ और हंसने के लिए है ये, बट पॉइंट ये है कि भाई इस संसार को चलाने वाले फीमेल्स हैं, चाहे वो हमारे माँ हो जिन्होंने हमें जन्म दिया, चाहे हमारी बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो। जब आप ये समझ जाएंगे ना एज अ मैन, तो एक्चुअली लाइफ बहुत आसान हो जाती है। सो ट्रू। और इसलिए शिवांगी का नाम अभी भी मेरे फ़ोन में शिवांगी नहीं है, शिव रखा हुआ है। मेरे लिए शिव वही है। ब्यूटीफुल। तो एक आपने बहुत स्पिरिचुअलिटी पे बात की है, तो बिफोर वी मूव टू द रैपिड फायर आई वुड लव टू टच अपॉन दिस टॉपिक। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या अंतर देखते हैं? रिलीजन के अंदर काफ़ी बार देखा जाता है कि लिमिटेशंस होते हैं और एक रूल बुक होती है। ऐसे कपड़े, ऐसा ही खाना, ऐसी ही हेयर स्टाइल, ऐसा ही जीवन, इस समय पर उठना, इस समय पर नहीं उठना, वगैरह बातें। लेकिन रिलीजन एक नदी है जो आपको लेकर जा रही है अल्टीमेटली सागर में, और स्पिरिचुअलिटी डायरेक्ट सागर में डुबकी लगाना है। वाह। अब स्पिरिचुअलिटी में रूल्स नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मैं ये मानता हूं कि आप शर्ट पैंट में रहकर भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ट्रू। आप बिजनेस चलाकर भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बिकॉज इट इज योर इनर रिलेशनशिप विद द हायर सेल्फ। आपके बैंक अकाउंट में 5 रुपए हो, आप गरीब हैं तो भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और 500 करोड़ है आपके बैंक अकाउंट में तो भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ट्रू। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग आउटसाइड, इट इज विद इन। मैं हर एक के लिए यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रिलीजन हमारी ज़िंदगी को एक्चुअली डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करता है, और वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि सुबह उठ करके एग्जाम्पल कोई रिलीजन आपको ये कह रहा है कि आप इतनी दफ़ा माला करो या मंत्र जाप करो, तो सीधी बात है कि वो एक डिसिप्लिन है। मंत्र जाप का खुद का एक बेनिफिट भी है, राइट। बट जब आप कोई एक चीज़ का डिसिप्लिन अपना लेंगे, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, राइट, तो वो आपको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहा है। बट अब स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली अबाउट फ्रीडम। वो बांधने की बात नहीं है, वो आज़ादी लेने की बात है, मगर वो आज़ादी को लोग कभी कभार गलत तरीके से लेते हैं। और इसका जवाब ये है कि स्पिरिचुअलिटी में आप जितना नॉलेज से अपने आप को अपलिफ्ट करोगे, ज्ञान योग में जितना उतरोगे, जितना कर्म योग में उतरोगे, उतना आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाएंगे। राइट। मैंने मल्टी मिलियनर लोगों को देखा है इतने अमेजिंग चैरिटी वर्क करते हुए, और मुझे तब लगता है कि यार इनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कौन है? तो वो कर्म योगी है, वो ज्ञान योगी है। आप भक्ति योगी भी बन सकते हैं, बट भक्ति में भी 2 प्रकार हैं। एक तो हम जानते ही हैं, वैसे तो 9 भक्ति के बारे में कहा गया है, तो मैं वो 9 स्टेजेस में नहीं जाना चाहता, बट सिंपल भाषा में कहूँ तो एक होती है जो आप मंदिर में जाकर के करते हैं, वो भक्ति। बट एक दूसरी भक्ति भी है। 12वां अध्याय 13वां श्लोक जब भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं अद्वैत सर्वभूतानाम, और वो पूरा जो श्लोक है उसका मीनिंग बहुत सुंदर है। कृष्ण जी ने कहा कि भाई आप मेरी भक्ति शुरू करें ना, उससे पहले एक काम करो, अपने आजू बाजू जो लोग हैं सभी के अंदर मुझे देखना शुरू करो। जब किसी के प्रति आपके अंदर कोई बुरा भाव नहीं रहेगा, कोई नफरत नहीं है, कोई जलन नहीं है, और सभी के अंदर जब आप मुझे देख पाओगे, उसी के बाद आप मेरी भक्ति करने के लिए लायक बन पाओगे। सो ट्रू। तो जैसे हम खाना खाने बैठते हैं उससे पहले हाथ धोना प्री रिक्वायरमेंट है, वैसे ही भक्ति से पहले की ये प्री रिक्वायरमेंट है कि बोले मेरी भक्ति शुरू करो, उससे पहले मुझे को सभी के अंदर देख लो। सो ट्रू। अगर ये हो गया तो रियल लाइफ की भक्ति हो गई। कई लोगों में ना मैंने बहुत मिसकंसेप्शन देखे हैं, स्पेशली आपने जो मनी वाला पार्ट ऐड किया, दैट कई बार आप बहुत डीपली स्पिरिचुअल होते हैं, राइट, कि मेरा जो स्पिरिचुअलिटी की समझ है कि अगर इन सवालों के जवाब आप खोज रहे हैं, दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ एग्जिस्टेंस, हु इज़ गॉड, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग, दैट सीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़ देयर इनसाइड यू. But many times the moment suppose you start selling something, you start asking for money,
देन इवन सदगुरु हो गए या श्री रविशंकर जी हो गए या जितने भी बड़े बड़े हुए, उनको कई बार इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, दे आस्किंग फॉर मनी। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि गरीब भी स्पिरिचुअल हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। तो इसको कैसे लोग ब्रेक करें? जो इंडियन कल्चर में ये बहुत ज़्यादा है कि इफ़ यू आर समहाउ टॉकिंग अबाउट मनी देन यू कैन नॉट बी स्पिरिचुअल। सबसे पहले तो किसने कहा मनी स्पिरिचुअल नहीं है? अगर मनी ही स्पिरिचुअल ना होता तो ना दान पेटी होती, ना कहीं डोनेशंस और चैरिटी होती, और ना ही उसे हमने माँ लक्ष्मी का या कुबेर जी का रूप माना होता, और ना ही हम उसकी पूजा करते जो धन की पूजा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इंसान को देना नहीं है और दिए बिना पाना है। वो अपनी खामी को छुपाने के लिए दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। अब देखिए, कुदरत का उसूल बहुत सिंपल है, कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। आप एक बीज देते हैं, बाद में 100 बीज मिलते हैं, राइट। तो कुदरत इसी रूल के ऊपर काम कर रही है कि पहले आपको देना है, आप छोटा सा दीजिए, कुदरत मल्टीप्लाई करके आपको वापस देती है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, तो मेरे फादर ने बहुत कम उम्र पे मुझे पढ़ा दिया था कि बेटा देख, तू 15,000 का अकाउंटेंट रखेगा तो तुझे 15,000 का काम मिलेगा, और 1 लाख का सीए रखेगा तो तुझे 1 लाख का काम मिलेगा। अब तू डिसाइड कर तुझे रिजल्ट क्या चाहिए, तुझे उसके मुताबिक पहले देना पड़ेगा, बाद में तुझे वैसा रिजल्ट मिलेगा। सो ट्रू। तो मैं यहाँ पर लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि पहले तो इफ यू वांट बेटर रिजल्ट्स इन योर लाइफ देन यू हैव टू हैव द माइंडसेट टू पे द राइट प्राइस फॉर दैट। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको अभी फ्री मिल गई ना, तो भी जाने अनजाने में कहीं तो आप उसकी कीमत चुकाने वाले हैं। फिर वो कीमत चाहे समय की तौर पे हो या किसी और तौर पे हो। यस, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास आकर के लेट्स सपोज कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है, कोच बनना चाहता है, तो आपके पास इतने बरसों का एक्सपीरियंस है। अगर आप, मैं तो कहूँ कि 50,000 फॉर एग्जाम्पल चार्ज भी करते हैं, तो आप अपने 10 साल का निचोड़ उसे दे रहे हैं, और वही अपनी गलतियों से सीखने में वो 10 साल लेगा। कौन सा महंगा पड़ेगा? 10 साल वाला बहुत महंगा पड़ेगा। सीधी बात है। राइट। जब आप किसी से पैसा मांग रहे, तो पहले तो मैंने कहा देना, अब मैं दूसरा बता रहा हूँ कि आपको अगर मांगना है किसी से, राइट, अपने काम को लेकर, सर्विसेज, प्रोडक्ट, बिजनेस को लेकर के, और आपको ये होता है कि मैं कैसे मांगूँ, मांगना कैसा लगेगा, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि 2 किस्म के पैसे होते हैं, जिसे मैं कहता हूँ एक होता है हैप्पी मनी, दूसरा होता है सैड मनी। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जो पैसा आपने लिया जिसमें सामने वाले को आपने रिजल्ट दिया है, वैल्यू दी है, और वो खुश होकर के गया, उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो वो जब पैसा आपको पे कर रहा है ना, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ पे कर रहा है। राइट। और वही कोई दूसरा इंसान कि जो आपसे नाराज है, दुखी है, वैल्यू नहीं मिली है, उसको सर्विस नहीं मिल रही है, तो वो पैसा आप ले भी लोगे तो वो सैड मनी है, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और बढ़ाने वाला है। इसीलिए वो मनी बैक गारंटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया। और कोई नाराज कस्टमर को क्यों पैसा अपने पास रखना है, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन ही हमारी जिंदगी में बढ़ाएगा। तो स्पिरिचुअल मनी वो है जो कस्टमर आपको एज अ ग्रैटिट्यूड दे रहा है इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज एंड द वैल्यू यू हैव प्रोवाइडेड। तो उस मनी के पीछे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लवली। और लास्ट एक सवाल मैं पूछूंगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? किसी और के लिए तो नहीं, लेकिन अपने लिए बताना चाहूंगा कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। जी। मेरा फॉर्मूला 2G फॉर्मूला है। आजकल हम 4G 5G पे है मगर 2G फॉर्मूला ये है। पहला G ग्रोथ, यानी कि हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है। राइट। हमें इंसान का जन्म मिला है, रीढ़ की हड्डी सीधी मिली है, मतलब कि जो चक्रा की हमारी एनर्जी है उसे अपलिफ्ट कराना है। तो पहले तो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो। तो वो ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो पैसे वाले बिजनेस वाले ग्रोथ की बात नहीं है। दूसरा G है गिविंग। अब जब आप ग्रो हुए हैं तो कभी भी इस रेस को अकेले खत्म करके फर्स्ट नहीं आना था, अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना था। जब रामकृष्ण परमहंस जी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो वो अपने सारे शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरे बाद आप नारायण की बात सुनेंगे। अब नारायण मतलब कि विवेकानंद जी, जिनका पुराना नाम। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो सोच रहा था कि जब आप स्वर्ग लोक जाएंगे तो मैं हिमालय की ओर आगे बढ़ जाऊंगा, आपने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलूंगा। और तब रामकृष्ण जी ने सुंदर सी बात कही थी कि नारायण मुझे कभी मालूम नहीं था कि तुम इतने स्वार्थी हो जाओगे। मतलब कि मैंने जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता बताया, मेरे सारे शिष्यों में सबसे ज़्यादा तुम समझ पाते हो, देख पाते हो, तो तुम अकेले क्यों जाना चाहते हो? सबको साथ लेके आगे बढ़ो। राइट, ब्यूटीफुल। तो एग्जैक्टली वैसे जब कभी भी हमने कोई भी चीज़ के अंदर स्ट्रेंथ पाई है, हमने ग्रोथ किया है, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, इमोशनल सेल्फ को लेकर हो सकता है,
फेलियर से निकल करके सक्सेसफुल होना हो सकता है। सबकी कहानी अलग है, सब अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल से निकल के आते हैं एक लेवल पर। तो आपने जो स्ट्रेंथ क्रिएट करी है, आप उसी स्ट्रेंथ को बांटिए, दूसरों के साथ लेकर जाइए। बांटना पैसा भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है, सपोर्ट भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, आइडियाज़ भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस भी हो सकता है। सो पहला जी है ग्रोथ, दूसरा जी है गिविंग। ब्यूटिफुल। सो नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर। स्नेह जी, बहुत ही अमेजिंग इनसाइट्स आपने शेयर करे। सो गेट रेडी फॉर द रैपिड फायर नाउ। स्काई डाइविंग या क्लिफ जंपिंग, विच वन इज योर अल्टीमेट एड्रेनलिन? स्काई डाइविंग। अर्थ पे सबसे पावरफुल फोर्स क्या है अकॉर्डिंग टू यू? इंसान। लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने का आपका पर्सनल मंत्र क्या है? ज़्यादा सोचना नहीं है, बस एक्शन ले लो। शाय इंट्रोवर्ट्स को इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए क्या एडवाइस देंगे? मैं खुद इंट्रोवर्ट था जी, और ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स ने मेरी मदद करी है। हर किसी को कौन सी 2 स्किल्स मास्टरी करनी चाहिए लाइफ में? कम्युनिकेशन एंड सेल्स। फुलफिलमेंट के बारे में कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है और आप उसे कैसे टैकल करते हैं? लोग सैटिस्फैक्शन को और फुलफिलमेंट को दोनों को मिक्स कर देते हैं। सैटिस्फैक्शन मतलब कि बस इतना है काफ़ी है, और फुलफिलमेंट इज मोर अबाउट जितना है आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, बट मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। ब्यूटीफुल। ये आई थिंक ग्रेटिट्यूड में भी लोगों को रिसेंटली समवन आस्क्ड मी कि अगर मैं सब चीज़ जो है उसके लिए ग्रेटफुल रह गया तो फिर मैं और कैसे पाऊँगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने क्लियर कर दिया। हसल कल्चर में स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं? अगर बर्नआउट हो तो कैसे इंसान बच सकता है उससे? मी टाइम, और मेरे लिए मी टाइम का डेफिनेशन है एक्सरसाइज, म्यूज़िक एंड नाइस फूड। सो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक शिफ्ट जो हर इंसान को अपने अंदर लाना चाहिए। जब हमें पेन मिलता है, फेलियर्स मिलते हैं, वो एक बहुत बड़ा फोर्स बन जाता है शिफ्ट लाने के लिए। फेलियर्स को बुरा मत मानो, डिप्रेस मत हो जाओ, उसे एनर्जी बना लो। अब मेंटल हेल्थ के बारे में आप कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहेंगे लोगों की? हमेशा खुश रहना है, हमेशा सब अच्छा ही होना चाहिए, हमेशा मैं पॉजिटिव ही रहूँ, इट डजंट वर्क। वो एक वेव की तरह चलता है। राइट। वक्त के साथ अप वाला वेव बढ़ते जाएगा, बट कभी कभार डाउन आ जाए तो उसे भी एक्सेप्ट करना सीखो। हिस्ट्री में किसी के साथ अगर एक डीप कॉन्वर्सेशन करने का चांस मिले तो वो कौन व्यक्ति होंगे? गांधी जी। वो मोमेंट व्हेन यू रियलाइज्ड यू हैव फाउंड योर लाइफ पार्टनर? जब मैं शिवांगी से मिला तब मैंने कहा था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। अच्छा। और तब मैंने उसे समझाया था कि मेरी शादी मेरे काम से हो गई है, लोगों से हो गई है। अच्छा। मैं दूसरी शादी आपके साथ कर रहा हूँ। वाओ। और उसमें जब उनके चेहरे पे स्माइल आई और वो एक्सेप्ट किए इस बात को, तो लगा कि शी इज़ द वन। यूनिवर्स या ह्यूमन माइंड का कोई मिस्ट्री सॉल्व कर सको तो वो क्या होगा और क्यों? आई फील कि 98% ग्रे मैटर है, ऐसा कहा जाता है, तो हम 2% एवरेज यूज़ करते हैं। अगर मौका मिले तो इसे 5-10% पर लेकर जाकर देखना चाहेंगी कि क्या संभव हो सकता है। नेचर ने आपको ह्यूमन स्पिरिट के बारे में क्या प्रोफाउंड लेसन सिखाया है जो आपने नेचर में से सीखा हो? नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ अ साइकिल। वाओ। और वो साइकिल के मुताबिक चलते रहेगा, वो चाहे मैं खुद भी हूँ या वो सारी चीज़ें हैं जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो बहुत मज़ा आया इसने जी, इतना डीप कॉन्वर्सेशन गया। आई एम श्योर ऑडियंस इज़ गोइंग टू लव दिस। एंड ये जो इनिशिएटिव हमने लिया इनर वेलनेस का, इफ़ यू कैन शेयर सम पर्सपेक्टिव ऑन दिस। मुझे लगता है वाईएसआर सर, आप जो इनर वेलनेस के ऊपर ये जो पॉडकास्ट रन कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग किस्म से गेस्ट को बुला करके वैल्यू दे रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ गॉड्स पर्पस व्हिच यू आर फुलफिलिंग। थैंक यू। बिकॉज आई बिलीव जैसे जेफ बेजोस का अगर एक पर्पस था कि वो घर घर तक डिलीवरीज करना चाहते थे, राइट, तो वो डिलीवरी करने का काम उन्हें खुद नहीं करना था, राइट, उनके एजेंट्स कर सकते हैं। राइट। तो ईश्वर भी, ऊपर वाला भी चाहता है कि हर एक की जिंदगी में पॉजिटिविटी आए, हर एक बेहतर जिंदगी जी सके, बट उसके लिए उन्हें वो करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे पॉजिटिव पावरफुल कोचेज है जो ये कर रहे हैं, और इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से आप जो कर रहे हैं इनर वेलनेस के, दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्क एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस वर्क टुडे।